तो सभी को नमस्कार। आज हम लोग रसायन विज्ञान के अपने भाग 8 पर आ चुके हैं, साम्यावस्था चैप्टर के। तो शुरू करते हैं इसको। तो आज हम पढ़ेंगे विषमांग साम्यावस्था के बारे में। पहले देख लेते हैं क्या पढ़ना है आज। विषमांग साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे और साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। विषमांग साम्यावस्था क्या होती है? एक से अधिक प्रावस्था वाले निकाय में स्थापित साम्यावस्था को विषमांग साम्यावस्था कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक बंद पात्र में जल वाष्प एवं जल द्रव के बीच स्थापित साम्यावस्था विषमांग साम्यावस्था है। तो विषमांग साम्यावस्था और कुछ नहीं है। विषमांग साम्यावस्था यह है कि किसी भी एक अभिक्रिया में अगर एक से ज्यादा, जो कि जैसे मान लीजिए एक में लिक्विड और गैस है या फिर जो भी किसी भी स्टेट में है, तो अधिक प्रावस्था है तो उसमें हम लोग उसको विषमांग साम्यावस्था कहते हैं। जैसे H2O लिक्विड और H2O गैस के बीच की साम्यावस्था जो है विषमांग है। इस उदाहरण में एक गैस प्रावस्था तथा दूसरी द्रव्य प्रावस्था है। इसी तरह ठोस एवं इसके संतृप्त विलयन के बीच स्थापित साम्यावस्था विषमांग साम्यावस्था है। ये हो गया ठोस और ये हो गया इसका संतृप्त विलयन। इनके बीच की जो साम्यावस्था है इसको हम लोग विषमांग साम्यावस्था कहते हैं। नेक्स्ट। विषमांग साम्यावस्था में अधिकतर शुद्ध ठोस एवं शुद्ध द्रव द्रव भाग लेते हैं। विषमांग साम्यावस्था, ठीक है। विषमांग साम्यावस्था जिसमें शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव हो, ये साम्यावस्था व्यंजक को सरल बनाया जा सकता है, क्योंकि शुद्ध ठोस एवं शुद्ध द्रव्य की मोलर सांद्रता उनकी मात्रा पर निर्भर नहीं करती एवं स्थिर होती है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी जो अभिक्रिया है उसमें, जैसे हमने पिछली अभिक्रिया देखी, इसमें एक शुद्ध ठोस था और एक शुद्ध ठोस था। तो जब हम लोग इसका स्थिरांक लिखेंगे तब इसकी, चूंकि जो इसकी अभिक्रिया में इसका जो मात्रा है वो इस पर निर्भर नहीं करेगी, तो इसलिए हम लोग उसका सरलीकरण करके उसको हटा देंगे। आगे हम देखेंगे जो ये कहना चाह रहा है, इसका एग्जाम्पल अभी आगे आएगा, वो इजी होगा। दूसरे शब्दों में साम्यावस्था पर एक पदार्थ एक्स की मात्रा कुछ भी हो, एक्स सॉलिड एवं एक्स लिक्विड के मान स्थिर होते हैं। इसके विपरीत यदि एक्स की मात्रा किसी निश्चित आयतन में बदलती है तो एक्स गैस तथा एक्स एक्वस के मान भी बदलते हैं। यहाँ हम एक रोचक एवं महत्वपूर्ण विषमांग रासायनिक रासायनिक साम्यावस्था के कैल्शियम कार्बोनेट के तापीय वियोजन पर विचार करेंगे। अब देखते हैं। CaCO3 सॉलिड और इसकी साम्यावस्था है CaO सॉलिड और Ca2 गैस पे। तो उपरोक्त समीकरण के आधार पर हम ये लिख सकते हैं कि इसका Kc होगा वो CaO सॉलिड और CO2 गैस, और इधर वाला CaCO3 सॉलिड हो जाएगा। अब चूंकि CaCO3 सॉलिड और CaO सॉलिड दोनों स्थिर हैं, दोनों आप देखेंगे ठोस हैं, शुद्ध ठोस हैं, तो ये स्थिर रहेंगे, इनका जो मात्रा है वो बदलेगी नहीं। तो इसलिए उपरोक्त अभिक्रिया के लिए सरलीकृत साम्यावस्था स्थिरांक जो है वो ये होगा Kp इक्वल टू CO2 गैस। अब इसमें ये किया ये है कि इसमें जो ठोस था इन दोनों को हटा दिया। इसी तरीके से अगर लिक्विड L लिखा हो तो भी हटा देंगे। अब एक चीज ध्यान रहे, एक्वस जो है जिसको हम लोग ये कहते हैं संतृप्त विलयन एक्वस है, उसको नहीं हटाएंगे क्योंकि उसकी मात्रा जो है वो उस पर निर्भर करती है। मोलर सांद्रण उसका मात्रा पर निर्भर करता है, इस वजह से उसको हम लोग नहीं हटाते। तो इसका जो के बन गया वो हो गया CO2 गैस। अब ये प्रेशर Kp क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि एक निश्चित ताप पर CO2 गैस एक निश्चित सांद्रता या दाब CaO सॉलिड तथा CaCO3 सॉलिड के साथ साम्यावस्था में रहता है। प्रयोग करने पर यह पता चलता है कि 1100 केल्विन पर CO3 सॉलिड एवं CaO सॉलिड के साथ साम्यावस्था में उपस्थित CO2 का दाब जो है वो होता है 2 × 10⁵ तो इसके लिए साम्यावस्था इसलिए उपरोक्त अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक का मान जो होगा वो होगा Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू 2 × 10⁵ अब इसको भाग करेंगे 10⁵ से तो आ जाएगा 2। तो Kp की वैल्यू आ गई 2। अब ये जो वैल्यू है ये याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस में ये वैल्यू दी होती है। तो ये जस्ट एक फैक्ट दिया है एनसीईआरटी ने, इसलिए मैंने इसको बता दिया ताकि आप फेमिलियर हो जाए कि क्वेश्चंस में कैसे दिया होता है। और ये जो टेम्परेचर या आपका जो भी दाब है और या फिर मोलल सांद्रण है, जिसकी भी आपको जरूरत होगी, इन नंबर्स की आपको याद नहीं करना है हर एक अभिक्रिया का, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। इसी प्रकार निकल कार्बन मोनोऑक्साइड एवं निकल कार्बोनिल के बीच स्थापित विषमांग साम्यावस्था
निकल जो कि शुद्धिकरण में निकल के प्रयोग होती है, इसका जो समीकरण है वो इस प्रकार है। निकल सॉलिड प्लस 4CO गैस, और इसका जो साम्यावस्था है वो है NiCO4 गैस में। अब इसका अगर आप चाहें तो इसको पहले तो छुपा के लिख सकते हैं इसको। तो पहले आप लिख लीजिए। ठीक है। हाँ, अब आपने लिख लिया होगा तो देखते हैं। में साम्यावस्था स्थिरांक का मान जो है वो इस रूप में हम लिखेंगे। पहले इधर से शुरू करेंगे। अब आपको एक सेकंड रुकिएगा, अब आपको, हाँ, अब दिखेगा। इसमें शुरू करेंगे तो पहले इधर साइड का लिखा जाएगा NiCO4 गैस में है। अब इधर साइड का CO4। अब CO, माफ कीजिएगा, 4 नहीं है, CO। अब इसके आगे 4 लिखा है तो ये पावर 4 में चला जाता है। ऐसा ही होता है ये, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, जो भी आगे इसका कोएफिशिएंट होता है वो उसकी पावर में चला जाता है। तो Kc की वैल्यू हो जाएगी NiCO4, और इसके जो डिनोमिनेटर है उसमें CO4। अब आप एक चीज देखेंगे, हाँ, एक चीज देखेंगे कि जो ये सॉलिड है, जो ठोस है, शुद्ध ठोस है, इसको हमने इसमें रिएक्शन में नहीं लिया। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, तो इसकी केसेस की वैल्यू देख ली। यह ध्यान रहे कि साम्यावस्था स्थापित होने के लिए शुद्ध पदार्थों की उपस्थिति आवश्यक है, भले ही उनकी मात्रा थोड़ी है। तो जिस भी चीज का प्रयोग कर रहे हैं उनके उनमें शुद्ध पदार्थ होने चाहिए, उनमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, और उनकी मात्रा भले ही थोड़ी हो बट उनकी मिलावट उसमें होनी चाहिए। ठीक है। किंतु उनके सांद्रण या दाब साम्यावस्था स्थिरांक के व्यंजक में नहीं होंगे। अतः सामान्य स्थिति में शुद्ध द्रव एवं शुद्ध ठोस को साम्यावस्था स्थिरांक के व्यंजक में नहीं लिखा जाता। हाँ, भाई थोड़ा धीमे कर लेना, धीमे कर लेना थोड़ा। अतः सामान्य स्थिति में शुद्ध द्रव एवं शुद्ध ठोस को साम्यावस्था स्थिरांक के व्यंजक में नहीं लिखा जाता। अभिक्रिया जो है ये, जैसे अब इसको समझेंगे हम। ये जो पहली बात हमने समझी उसको दूसरे शब्दों में बोला है, और कुछ नहीं। Ag2O सॉलिड 2HNO3 एक्वस, जिसका जो साम्यावस्था है वो है 2AgNO3 एक्वस और प्लस H2O लिक्विड। अब आप इसको फिर से खुद से लिख के देखिए, पहले इसको छुपा के फिर देखते हैं। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। अब एक आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ मैं, कि जैसे कि ये जो भी आपको अभिक्रियाएं दिखती हैं ऐसी क्लास में आप पढ़ते हैं, तो पहली बात तो उनको ध्यान से देखिए, बस जस्ट उन पे एक नजर डालिए कि ये क्या कह रहा है, इसमें हो क्या रहा है। Ag जो है यहाँ पे HNO3 के साथ मिल जा रहा है, और H और O मिलके वाटर बना ले रहे हैं। ये आपने देख लिया, फिर घर जाके इसको एक या दो या तीन बार लिख लीजिए, रिएक्शन को खुद ही बोल बोल के, कि Ag2O सॉलिड प्लस 2HNO3 एक्वस, इसका अभिक्रिया है 2AgNO3 एक्वस प्लस H2O लिक्विड के साथ। ये बोल इसलिए रहा हूँ, इसका फायदा क्यों क्या होगा। इसका फायदा ये होगा कि जब आप आगे के पाठों में या पिछले पाठों को रिवाइज कर देते समय इन रिएक्शन के थ्रू होके जाएंगे, तो बस ये होगा कि आपके दिमाग में वो चीज बैठी हुई है, आपने बोल रखा है, तो आपके जो दिमाग है उसमें रहता है कि Ag2O जब है वो HNO की थ्री के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो बदलते रहेंगे, आपकी रिएक्शन सेम रहेंगी। तो जो चीज फिक्स है वो आपके दिमाग में पहले से होगी, तो इसलिए आपके लिए उस कॉन्सेप्ट को याद करना या समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसलिए जो भी रिएक्शंस आती है उनको थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो रिएक्शंस के बारे में ही है, उस पर टिकी हुई है। जितनी अच्छी पकड़ आपकी रिएक्शंस पे होगी उतना अच्छा आपके लिए होगा। तो अब देखते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। आपने लिख लिया होगा, उससे मिला लीजिए। साम्यावस्था स्थिरांक का मान इस रूप में लिखा जाता है, इधर से शुरू करेंगे। अब देखिए, पहले हटा देते हैं, क्या क्या हटेगा, ये हट जाएगा, ये नहीं रहेगा, और ये नहीं रहेगा। ठीक है। AgNO3 एक्वस लिखा जाएगा, अब भूलिएगा नहीं, यहाँ पे 2 लिखा है इसलिए ये पावर में आ गया। मुझे पता है कि कई लोगों ने इसमें गलती की होगी। फिर नीचे आएगा HNO3 एक्वस, और ये पावर में 2 आएगा। तो इस तरीके से इसका मान हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे कि साम्यावस्था का जो स्थिरांक है उनका अनुप्रयोग। जो आपके इसमें का खा गा घा 5 पॉइंट है, डा ड़ा का खा गा गा डा। तो इन 5 पॉइंट का जो मेन चीज है आपको, जो ये साम्यावस्था का स्थिरांक है इसके बारे में थोड़ा और समझाने के लिए, और इनका जो प्रयोग है वो आपके क्वेश्चंस में होगा। तो इनको आप उस तरीके से देखिए कि क्वेश्चन आप जब करेंगे ना तो आपके लिए वो सरल हो जाएगा, इसलिए इसको दिया गया है, तो इसकी उपयुक्ति है। अब इनको पढ़ते हैं। साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोगों पर विचार करने से पहले हम इनके निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्षणों पर ध्यान देंगे। इनके लक्षण इस प्रकार है। का साम्यावस्था स्थिरांक का व्यंजक तभी उपयोगी होगा जब अभिकारकों एवं उत्पादकों की सांद्रता साम्यावस्था पर स्थित हो। ठीक है। किसी अभिकारक है और जो उत्पाद है,
उल्टा हो गया, तो अभिकारक और उत्पाद है, आप उधर से देखेंगे तो उसकी जो सांद्रता है, जब वो इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था पे जब तक नहीं आएगी, तब तक की जो के की वैल्यू है उसको लिखने का कोई पॉइंट नहीं। एक चीज आप देखिएगा, इसमें ये देखिए केसी लिखा है, ठीक है, इसमें केसी लिखा है, कभी कभी केपी लिखा है। तो जब ये सांद्रता या दाब का चीजें अगर हम लोग दिमाग से हटाएं, तो ये इसमें के ई क्यू लिखा होता है, ये जुड़ा होता है EQ। जब EQ को हटा के हम लोग सांद्रता और दाब पर आए, तब हम लोग ने KC और KP कर दिया। तो ये हमें मान के चलना चाहिए कि जो ये के लिखे हैं, इसमें इक्विलिब्रियम, EQ इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था को छुपा हुआ है। तो इस वजह से हम लोग इसको ये मान के चलते हैं कि जो भी हमारे अभिकारक उत्पाद हैं वो सारे साम्यावस्था पे हैं, ठीक है। तो जब तक वो साम्यावस्था पर नहीं होते हैं, तब तक कि उनकी के की वैल्यू को लिखने का कोई फायदा नहीं। अब अभी अगले क्लास में जब हम पढ़ेंगे क्यू, क्यू जो होता है, क्यू होता है वो किसी भी अवस्था पे, उसमें साम्यावस्था नहीं होती है, तो ये अंतर के और क्यू में होता है। तो जब आप इसका जो साम्यावस्था स्थिरांक लिख रहे हो, तो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होनी चाहिए, ये एक पॉइंट है। सॉरी, खा जो है वो है साम्यावस्था स्थिरांक का मान अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। आपने एक फ्लास्क लिया, जैसे इस एग्जांपल में देखिए ये लिया, ये वाला जो एग्जांपल, उसमें आपने Ag2 जो है सिल्वर डाइऑक्साइड डाला और HNO3 नाइट्रिक एसिड डाला। अब कितना डाला है, और 2 मिनट हो गए हैं रिएक्शन को, लेकिन अभी साम्यावस्था आई नहीं है। तो Ag2O थोड़ा कम होगा, HNO3 थोड़ा कम होगा, AgNO3 कुछ बढ़ जाएगा, पानी बढ़ने लगेगा, H2O बढ़ने लगेगा। अब आप उनके जो जो शुरुआत में आपने डाला था, और उस पर निर्भर ही नहीं करता है कि आपकी जो ये हमारा स्थिरांक है उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। मान लीजिए अब आपने Ag2O बहुत ज्यादा 1 किलो डाल दिया, और उसमें आपने 1 ml HNO3 डाला। तो अब देखा जाए तो Ag2O सॉलिड की मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम लोग साम्यावस्था पर आएंगे तो उतना अमाउंट का Ag2O यूज ही नहीं होगा। तो इसलिए साम्यावस्था जो है, जब हम लोग साम्यावस्था पे आते हैं, तो उनके जो शुरुआती जो क्या इसको इसमें इन्होंने इस भाषा में लिखा है कि जो है उनके प्रारंभिक सांद्रता है अभिकारकों, जो कि रिएक्टेंट है और उत्पादों प्रोडक्ट है, उन पर निर्भर नहीं करता। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करिए, इसका पॉइंट बस इतना ही है। और ये जो पॉइंट है, ये हाँ, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा और इनको याद कर लीजिएगा, इन पे जो है क्वेश्चन आ सकता है। स्थिरांक का मान एवं संतुलित समीकरण द्वारा व्यक्त रासायनिक क्रिया के लिए निश्चित ताप पर विशिष्ट होता है, जो ताप बदलने के साथ बदलता है। तो जैसे जैसे ताप बदलता है, उस तरीके से रिएक्शन जो है बदलता है, उनकी सांद्रता या फिर उनका जो मिश्रण है वो बदलता है, तो उसकी वजह से जो हमारा स्थिरांक का मान है वो भी बदलता है। इस पॉइंट में बस इतना ही। उत्क्रम अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक अग्रवर्ती अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक के मान का व्युत्क्रम होता है। इसमें शब्द बहुत भारी है, बट इसको आसान भाषा में मैं समझाता हूँ। ये वाली रिएक्शन आप ले लीजिए फिर से, चलिए दूसरी ले लेते हैं, और भी दिमाग पर रहनी चाहिए। आपने ये रिएक्शन ले लिया, अब ये रिएक्शन ये वाली, ठीक है, NI निकल सॉलिड और CO गैस। अब इसका जो साम्यावस्था है वो निकल CO4 और गैस के साथ है, ठीक है। अब ये रिएक्शन सीधे जा रही है, तो आप जब साम्यावस्था का स्थिरांक लिखेंगे KC, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी NiCO4, और नीचे आ जाएगा CO और इसकी पावर 4। ये रिएक्शन अब आगे जा रही है। अब जब ये रिएक्शन, चूंकि ये एरो दोनों तरफ से है, तो रिएक्शन दोनों तरफ से हो सकती है। इक्विलिब्रियम स्थिरांक जो है साम्यावस्था है उसका मतलब ये है कि रिएक्शन दोनों तरफ से हो सकती है। तो आप ये देखेंगे जब रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, तो NiCO4 जो है, आप ये इधर आ जाएगा, और CO4 जो है वो इधर आ जाएगा। तो जब हम लोग इसमें K का मान लिखेंगे, तब वो उल्टा हो जाएगा। तो जब आप रिएक्शन को उल्टा करके लिखेंगे, तो आप सीधे से समझ सकते हैं कि इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। लेकिन जब रिएक्शन सीधी है, तो वो सीधी रहेगी। इसको समझने का पॉइंट सिर्फ यही था कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप रिएक्शन को लिख के देखेंगे नहीं। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करके ऐसा बोल दिया गया कि इसका रिएक्शन को दूसरी उल्टी तरफ से देखा जा रहा है, तो आप सीधे सीधे केसी का व्युत्क्रम कर दीजिएगा, रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं। तो आ, अब लास्ट पॉइंट इसका बचा है कि किसी अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक के उस संगत अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक से संबंधित होता है, जिसका समीकरण मूल अभिक्रिया के समीकरण में किसी छूटे पूर्णांक से गुणा या भाग देने पर प्राप्त होता है। तो जब आपने ये देखा कि किसी भी अभिक्रिया को हम किसी से गुणा या भाग करते हैं, तो उसी के अनुसार जो स्थिरांक के का मान है वो बदलता जाएगा। तो ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए है। अब ये टॉपिक खत्म होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे साम्यावस्था स्थिरांक के परिणाम की सहायता से अभिक्रिया की सीमा की अनुमान लगाना, कि जो इसकी वैल्यू है के की, उसकी वजह से जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, वो कहाँ तक पहुंची है।
दूसरा है कि अभिक्रिया की दिशा का पता लगाना, कि अभिक्रिया आगे जा रही है कि पीछे जा रही है, के की वैल्यू से ये पता चलेगा। और साम्यावस्था सांद्रता की गणना करना। तो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।